हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पार्थ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सुबह 7 बजे जब भी हमारी मुलाकात यहाँ पर आपके साथ होती है, सुबह 7 बजे की कक्षाओं में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सभी छात्रों के साथ हमारी मुलाकात होती है। और यूजीसी नेट की परीक्षा जब आप पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद दोस्तों, आप हायर एजुकेशन में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप में से सभी छात्र, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेट होंगे और वो लगातार लगातार ट्राई कर रहे होंगे जेआरएफ के लिए। जेआरएफ या नेट होने के लिए पहला और दूसरा दोनों पेपर इंपॉर्टेंट होता है और दोनों पेपरों की मेरिट एक साथ मिलाकर बनती है। तो जल्दी जल्दी सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए, अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो हम अपनी कक्षाओं का संचालन करना प्रारंभ करें। जल्दी से सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? सारे छात्र मुझे रिप्लाई करके बता दे, ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए, ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो हम फिर से अपनी कक्षाओं का संचालन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें 5 से 6 टीचर मिल करके 10 के 10 यूनिट, 10 के 10 टॉपिक आपका कवर करते हैं। और इस 10 टॉपिक के माध्यम से आपका जेआरएफ हो जाएगा। और आपको पता है, जो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप से अवार्ड होते हैं, उनको लगभग लगभग 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं? तो सारे लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। देखिए, जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं। लेकिन संघर्ष और परेशानियों से जीवन हम रोक नहीं देते। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में संघर्षों के आने पर, परेशानियों के आने पर, हम अपने कई इंपॉर्टेंट चीज, कई इंपॉर्टेंट काम रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक दिन भी अगर पढ़ाई नहीं होती या एक दिन भी कोई काम नहीं होता, तो उस काम का इम्पैक्ट हमारे पूरे लाइफ पर पड़ता है। और परेशानियों के लिए, परेशानियां हैं, मनुष्य है, ये दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करके चलते हैं। और हमें हर हालत में, हर तरीके से हर परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ना है। और एक ही चीज है, लक्ष्य पर अपने फोकस करना है, लक्ष्य पर निगाह रखना है और आगे बढ़ना है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, फिर से हम एक बार चालू करते हैं अपनी कक्षाओं का संचालन। आपको पता है, कल हमने जहां तक बात की थी, वहां तक जो हमने बातें की थी दोस्तों, उन बातों को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। जब हम उन बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो कल मैंने आपको कहा था, जब कभी भी किसी बच्चे की शिक्षण समस्या आपके सामने आएगी और आपको किसी भी बच्चे की शिक्षण समस्या का समाधान करना होगा, तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज हमें मिलती है क्या? समस्या। आपके पास कोई ना कोई समस्या है और इसी समस्या का हमें क्या करना है? समाधान करना है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ उपलब्ध होते हैं और इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसी समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। और समस्या के समाधान की प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण के उद्देश्य बनाते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए ही हम क्या करते हैं? हम शिक्षण कार्य करते हैं। और शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में मूल्यांकन होता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कोई भी पूछे
टीचिंग के उद्देश्य क्या है। तो टीचिंग के जो स्टेप है उन स्टेप्स को हम इस बात में लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कल मैंने गोला बनाया, जो पहला गोला बनाया, ये पहला गोला शिक्षण प्रक्रिया का अर्थ था। क्या था? शिक्षण का अर्थ था। दूसरा गोला जो है ये शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? ये दूसरा गोला शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य था। ठीक है, फिर इसी में हमने तीसरा गोला बनाया। जब हम तीसरा गोला बनाते हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण की अवस्था होती है। शिक्षण की अवस्था के बाद अगला गोला जो यहां पर बनता है ये शिक्षण स्तर बनता है। शिक्षण स्तर के बाद अगला गोला जो यहां पर हमने बनाया ये शिक्षण व्यूह रचना का बनाया। अब जब हम व्यूह रचना बना लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में, तो शिक्षण की प्रक्रिया में व्यूह रचना के अंतर्गत छोटे 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 कई चीजें आती है। इसके अंतर्गत आपको कई पार्ट पढ़ने हैं, यहाँ पर कई चीजें सम्मिलित होती है। तो किसी भी विषय में, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, किसी भी बच्चे को कुछ भी बता, पढ़ा, समझा, सिखा रहे हैं, इसी प्रक्रम से गुजरना है। कल मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्य तक बताए थे और मेरी एक आदत है, मैं आपको रोज बोलता हूं और आप भी जब पढ़ाने जाएंगे, और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किसी भी कक्षा में शिक्षक को प्रभावी शिक्षण करना है तो उसे लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है? लेसन प्लान इसलिए बनाया जाता है शिक्षण कौशलों का विकास हो सके। और शिक्षण कौशलों के विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौशल जो बनता है वो प्रस्तावना कौशल बनता है। अब प्रस्तावना कौशल क्या होता है? प्रस्तावना कौशल होता है जो चीजें, ठीक है, मैंने किसी भी बच्चे को बतानी, पढ़ानी, समझानी, सिखानी है, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब कल जो आपने पढ़ाया या पहले जो बताया, पढ़ाया, समझाया है, उससे आप आधुनिक ज्ञान को जोड़ करके तब किसी भी बच्चे की शिक्षण समस्या का समाधान करेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए यहां पर हम शिक्षण प्रक्रम का, शिक्षण क्रियान्वयन का, शिक्षण विशेषताओं का संचालन करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले बताया कल आपको कि पहले क्या होता था, पहले शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण का मूल उद्देश्य केवल पढ़ाई था। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या था? पढ़ाई था। पढ़ाई का मतलब पढ़ा रटा पास हुआ, पढ़ा रटा पास हुआ, पढ़ा रटा पास हुआ, जिसको हम सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। पहले किसी भी बच्चे को केवल सैद्धांतिक ज्ञान की जरूरत थी, सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता थी। लेकिन आधुनिक समय में हम सैद्धांतिक ज्ञान को तो रखते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों कि हम सैद्धांतिक ज्ञान को छोड़ते हैं, नहीं, सैद्धांतिक ज्ञान को छोड़ते नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान को हम रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान को रखते हैं। इसीलिए आजकल शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य है वो किसी भी बच्चे का कैसा विकास है, तो याद रखिएगा किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास है। शिक्षण प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो किसी भी बच्चे का कैसा विकास है? सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास जब हम करते हैं तो इसी सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में किसी भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, किसी भी बच्चे का मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है या इंटेलेक्चुअल, किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है, किसी भी बच्चे का सांवेगिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, जो यूजीसी क्वेश्चन पूछता है या कहीं पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी बच्चे की सामाजिक दक्षता या किसी भी बच्चे की सामाजिक क्षमता का परिचायक होता है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। या यह प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी बच्चे की मानसिक विकास को बताता है या मानसिक विकास को प्रकट करता है, तो ऐसे के प्रश्न पूछेगा। अब देखिए, शारीरिक विकास तो आपको समझ में आ जाएगा जब से बच्चे का जन्म हुआ है, जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत काल तक
उसके शारीरिक प्रक्रमों में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, उसके शारीरिक विशेषताओं में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हम जब छोटे रहते हैं, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चा स्पष्ट शब्दों का, स्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाता, तो हम अस्पष्ट शब्दों के माध्यम से उसकी बातें समझते हैं। धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बच्चे का मानसिक विकास बढ़ता है, फिर बच्चे का सामाजिक विकास बढ़ता है, और लास्ट में बच्चे का सामवेगिक, बच्चा तब नहीं रह जाता, तब बड़ा हो जाता है तो सामवेगिक विकास होता है। संवेग क्या है? हंसना, रोना, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, उल्लास। एक चीज आपने देखा होगा, आप मुझे सारे लोग सच्ची में रिप्लाई करके बताना, जब कभी भी आपके घर में सबसे बड़ी वाली समस्या होती है, और सबसे बड़ी मतलब आपको लगता है कि अपनी लाइफ में आपने अपने घर में इससे बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं देखी, उस समय भी आपके घर में जब हर व्यक्ति रो रहा होता है कहीं पर, एक व्यक्ति कभी नहीं रोता। आपने कभी देखा अपने पिता को रोता हुआ? आपने कभी सुना उनको रोते हुए? नहीं। तो क्या वो व्यक्ति रोते नहीं है? रोते हैं, लेकिन उनका अपने संवेगों पर कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। और वो रोते कब है? अकेले में जाकर के। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम संवेगों पर नियंत्रण करते जाते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल करते जाते हैं, और इमोशंस पर कंट्रोल करने के कारण सामवेगिक विकास में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है, ये शारीरिक विकास हो गया। मानसिक विकास की बात करें, जब बच्चा शुरू शुरू में रहता है, मतलब शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में उसका तर्क वितर्क मानसिक विकास बहुत ज्यादा नहीं होता। तर्क वितर्क मानसिक विकास बहुत ज्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है, 2 4 5 साल का होता है, तो कुछ भी पाता है मुंह के अंदर डाल देता है, कुछ भी पाता है मुंह के अंदर डाल देता है। लेकिन क्या आपने कभी भी कुछ भी पा करके मुंह के अंदर डाला है? आज के समय में आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे, आप मुंह के अंदर डाल लोगे, लेकिन 2 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को कुछ भी दीजिए, वो मुंह के अंदर डाल लेगा तुरंत। इसका मतलब शुरुआत में मानसिक विकास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके तर्क वितर्क की प्रक्रिया आती है, धीरे धीरे करके किसी भी बच्चे का मानसिक विकास बढ़ता है, तर्क वितर्क बढ़ता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, इसकी जब व्यवस्था हो जाती है, तो वही प्रक्रिया किसकी होती है? मानसिक विकास की हो जाती है। स्पष्ट है? जब अभी आगे आप पढ़ोगे, और एक चीज बता दूं, यहां पर यूजीसी में मानसिक विकास को लेकर के यूजीसी जब प्रश्न पूछा गया, तो यूजीसी में थ्योरीज पूछी गई, जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, मैचिंग करने को आता है। ये आया हुआ है प्रश्न, तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा अभी। अब सामाजिक विकास, जैसे 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 मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी सामाजिकता का दायरा बढ़ता गया। सबसे पहले अगर हम सामाजिक विकास के कारकों की बात करते हैं, तो सामाजिक विकास में सबसे पहला जो शब्द मिलता है, वो मिलता है हमें समाज। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में हमें पहला शब्द जो मिलता है, वो क्या मिलता है? समाज। और समाज को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां इकट्ठे हो जाए वो समाज नहीं। ये समाज नहीं होता। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो वो समाज हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? तो आप मैकाइवर और पेज की कोटेशन लेंगे। मैकाइवर और पेज ने जो कोटेशन दी है, उस कोटेशन के आधार पर आप क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, उनमें पारस्परिक संपर्क हो, उनमें पारस्परिक संबंध हो। आपने देखा, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं? सारे लोग मुझे बता दीजिए, ट्रेन से यात्रा करते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए। स्नेहा जी, राधा जी, स्मृति कुशवाहा जी, कोमल जी, रजनीश जी, अनुराधा जी, अमल जी, प्रीति जी, किरण जी, सविता जी, किट्टू जी, प्रेमलता जी, नवीन जी, सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए कि क्या आप सभी लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं? तो क्या ट्रेन में एक ही लोग होते हैं क्या? ढेर सारे लोग, लेकिन उनका आपसे कोई संपर्क नहीं होता, उनका आपसे कोई संबंध नहीं होता। टैक्सी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो उनका आपसे कोई संपर्क नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, आपका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, तो वो आपके समाज में नहीं है।
याद रखिएगा, वो आपके समाज में नहीं है। जिस व्यक्ति का आपके ऊपर प्रभाव पड़े, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क होगा, जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध होगा, वो आपके समाज में होगा। जब मैं छोटा था, जितनी बड़ी मेरी माता की खुद थी, मुझे लगता था मेरा समाज इतना बड़ा है। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जितना बड़ा मेरे मम्मी पापा का घर था, मुझे लगा मेरा समाज इतना बड़ा है। थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं स्कूल में लगा तो मेरा संपर्क दूसरे के घर के बच्चे के साथ, दूसरे के घर का बच्चा मेरे घर के बच्चे के साथ या मेरे साथ संपर्क में आया, तो मुझे लगा समाज धीरे 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 समाज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक कहावत कहूं, एक कहावत सुन लीजिए, डॉक्टर, वकील और मास्टर, फिर सुन लीजिए, डॉक्टर, वकील और मास्टर जितने बुढ़े हो जाएं, उनकी फीस उतनी ज्यादा होती है। 3 लोगों की, डॉक्टर, वकील और मास्टर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका अनुभव बढ़ता है। शुरुआत में इनको कम लोग जानते हैं, समाज में कम लोग पहचानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सामाजिकता का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डॉक्टर, वकील और मास्टर जितने बुढ़े हो जाए, उनकी फीस उतनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिकता का क्या हो गया, विकास हो गया, उनकी सामाजिकता क्या हो गई, बढ़ गई। सामाजिक कारकों में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सामाजिक कारकों में हम एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। आपने मेरा सहयोग किया, मैंने आपका सहयोग किया, तब सामाजिक कारक बनेगा। क्योंकि जहां पर हम संबंध स्थापित करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, उस व्यक्ति का मेरे ऊपर और मेरा उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो वो सामाजिकता हो। इसका मतलब जहां भी सामाजिक कारक पूछा जाएगा, वहां पर कम से कम 2 लोग हो, उनमें संपर्क हो, उनमें संबंध हो, एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव होना अनिवार्य है, तो सामाजिकता बनेगी। सम हंसना, रोना, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, उल्लास, ये सब क्या है, संवेग। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सारे लोग बताइएगा, नरेंद्र जी, सिंधु जी, किरण जी, रुचि जी, पंकज जी, अमल प्रकाश जी, नवीन जी, आरती जी, रंजीत जी, सपना जी, सारे लोग मुझे एक बार रिप्लाई करके बताइए, जितनी खुशी आपको हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के बाद हुई, क्या उतनी खुशी अब जीवन में दोबारा कभी हो पाएगी? चाहे आप आईएएस बन जाएं, चाहे आप आईएएस बन जाएं, लेकिन उतनी खुशी दोबारा होगी आपको? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जीवन का सबसे कठिन एग्जाम था। कभी नहीं होगी भाई, क्योंकि उस समय संवेगों की अस्थिरता थी, हम इमेच्योर थे। लेकिन आज मेच्योर है ना। आज के समय में समाज के सामने हमें हंसना है, भले ही मन में कितने भारी दुख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम सोसाइटी में जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे ना, अगर आपका चेहरा ये बता रहा है कि आप दुखी हैं, तो लोग और दुखी करने लगेंगे। इसलिए जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा। ठीक है। तो सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। सांवेगिक विकास की प्रक्रिया में हम पहले इमेच्योर होते हैं, धीरे धीरे क्या आती है, मेच्योरिटी आती है। नैतिकता, कल भी मैंने आपको बताया था, किसने कहा कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन जब कोई बुजुर्ग कहीं मिलता है तो हम उनके पैर छोड़ लेते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ मॉरलिटी। जब हम अपने माता पिता से मिलते हैं, उनके पैर छोड़ देते हैं। जब टीचर क्लास में आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। किसने कहा आपसे खड़े होने के लिए? किसी ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी मॉरलिटी है, वो हमारी क्या है, नैतिकता है। तो जो हमारी मॉरलिटी है, जो हमारी नैतिकता है, उस नैतिकता के आधार पर हम प्रक्रिया संचालन करते हैं। देखिए, चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास का मतलब कभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से मत लीजिएगा ना। आजकल तो जितने सफेद पोस्ट लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे कैरेक्टर वाले दिखते हैं, लेकिन होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान जाने।
मैं एक चीज मानता हूं, अगर भारत आज विकसित नहीं है, आज हम डेवलपिंग कंडीशन में है, तो उसकी बहुत बड़ी कंडीशन हमारे यहाँ राजनीति, पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स उस लेवल पर हो जाए जिस लेवल पर अमेरिका में होती है, तो उस लेवल पर यहां पॉलिटिक्स होने लगे ना, तो यहां भी बहुत कुछ चीजें विकसित प्रक्रिया की श्रेणी में आ जाए। चरित्र का मतलब होता है जो चीज मेरे लिए सही नहीं है वो दूसरों के लिए सही नहीं होगी, और जो चीज मेरे लिए गलत है वो दूसरों के लिए गलत होगी। चारित्रिक विशेषताओं का मतलब होता है आपके व्यवहार से। आप नैरो माइंडेड हैं और खूब अच्छा कपड़ा पहने हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका दिल और आपका मन बड़ा है, आप गरीब भी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चारित्रिक, अब किसी भी बच्चे के आजकल इन सभी विकास की प्रक्रियाओं को, सर्वांगीण विकास को पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं, और यही आजकल किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का मूलभूत क्या होता है, उद्देश्य होता है। यही शिक्षण प्रक्रिया का मूलभूत क्या है, उद्देश्य है। किसी भी बच्चे का कैसा विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर है सबको यहां तक? शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य एकदम क्लियर समझ में आएंगे? जल्दी से सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए, शिक्षण प्रक्रिया के जो उद्देश्य थे यहां तक सभी को समझ में आ गए? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है यहां तक? किट्टू जी, क्वेश्चन करने में इसलिए गलती होती है कि देखिए, मैंने पहले भी बताया, फिर आज समझ लीजिए, यूजीसी नेट की परीक्षा में क्वेश्चन करने में गलती कहां होती है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं फंडामेंटल, एक क्वेश्चन है क्या, फंडामेंटल, और दूसरे क्वेश्चन है क्या, अप्लाइड। अब गलती की होती है हमसे, वो समझ लीजिए। कई बार, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल फंडामेंटल प्रश्नों को रख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, और जब अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अप्लाइड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। तो आपको जब पढ़ना है तो दो तीन चीजें करनी है। सफलता का मूल मंत्र है, सफलता के मूल मंत्र में दो तीन काम करने हैं। पहली चीज, रेगुलरिटी बनाइए। सबसे बड़ी बात है, आप कम पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन आप रेगुलरिटी बनाए रखिए बच्चों। अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो ये याद रखिएगा कि आपको सफलता कहीं ना कहीं कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज है, सिलेबस खरीदिए। जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस सबसे पहले लीजिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना। तीसरी चीज, उसका अनसॉल्व पेपर लीजिए। अनसॉल्व पेपर लेने के बाद हमें समझ में आता है पिछले जितने वर्षों में ये परीक्षा आयोजित हुई है, चाहे जिस चीज की तैयारी करे, आईएएस पीसीएस की तैयारी करे, एसएससी की तैयारी करे, टीचिंग की तैयारी करे, प्राइमरी की तैयारी करे, डिग्री कॉलेज की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे, डॉक्टर की तैयारी करे, कुछ भी, हमें पिछले पेपर का पैटर्न समझना चाहिए, इसलिए अनसॉल्व पेपर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी वाली बात, अपने जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप मिला लेंगे ना, तो सफलता का ये मूल मंत्र है कि आपको सफलता अर्जित होनी तय हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब फंडामेंटल और अप्लाइड दोनों क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। चलिए हम वापस आते हैं। ये सबको समझ में आ गया है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दिए, शिक्षण प्रक्रिया का जो उद्देश्य है ये सबको समझ में आ गया है? शिक्षण प्रक्रिया के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब वापस आते हैं, देखिए, अब यहां पर हमारा शिक्षण प्रक्रिया का अर्थ मैंने बता दिया, शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य बताते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आते हैं, तो शिक्षण की प्रक्रिया में हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक आता है शिक्षण की अवस्थाएं। और याद रख लो, लिख लो, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये पेपर आउट वाला क्वेश्चन है। लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, पेपर आउट वाला लिखिए, ये पेपर में छपने वाला लिखिए, लेकिन लिख जरूर लीजिए, क्योंकि ये और इससे भी खतरनाक वाला 100% लिख दिया पेपर आउट है।
इसमें तो मैंने 100% लिख दिया, पेपर आउट है। इसमें दोनों में से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अब हम आते हैं जिस टॉपिक की बात करते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया की अवस्था है। शिक्षण प्रक्रिया की अवस्था है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया की जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं बच्चों, तो अवस्थाओं में, शिक्षण प्रक्रिया में हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं। और इन तीनों अवस्थाओं में हम जानते हैं प्रयोग किसका करते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में हम प्रयोग करते हैं स्टेप का। किसका? टीचिंग के स्टेप का, ठीक है। टीचिंग के स्टेप का मतलब होता है, सबसे पहले हमने क्या ली शिक्षण प्रक्रिया में? सबसे पहले हमने समस्या ली। समस्या का समाधान करने के लिए हमने क्या बनाया? तो समस्या का समाधान करने के लिए हमने उद्देश्य बनाया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने क्या किया? इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम शिक्षण कार्य किया। और शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में क्या किया? तो शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में हमने मूल्यांकन किया। तो जो आपने ये शिक्षण के सोपान बनाए थे, शिक्षण की प्रक्रिया के स्टेप बनाए थे, उन्हीं को हम यहां शिक्षण की अवस्थाओं के रूप में रखते हैं। उन्हीं को हम क्या करते हैं? शिक्षण की अवस्थाओं के रूप में रखते हैं। तो यहां पर जब आप देखोगे तो सबसे पहली होती है शिक्षण की प्रक्रिया की पूर्व अवस्था। सबसे पहली अवस्था है प्री स्टेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम शिक्षण की प्रक्रिया की पूर्व अवस्था कहते हैं। फिर दूसरा होता है इंटरेक्शन स्टेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम कहते हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरेक्शन स्टेज ऑफ टीचिंग। और तीसरी होती है हमारी कौन सी? पश्च अवस्था, जिसको हम कहते हैं पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। ये हमारे पास कितनी अवस्थाएं हो गई बच्चों? ये हमारे पास 3 अवस्थाएं हो गई, पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था और पश्च अवस्था हो गई, ठीक है। अब कक्षा में जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को कुछ भी बताने, पढ़ाने, समझाने जाता है, तो मैंने आपको रोज एक बात बोली है कि किसी भी टीचर को सबसे पहला काम करना चाहिए, लेसन प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए, लेसन प्लान बनाना चाहिए। और जो भी बच्चे को आज बताना है कक्षा में, आज पढ़ाना है, आज समझाना है, सिखाना, उसे खुद पढ़ना चाहिए। अगर आप भले ही विद्वान व्यक्ति हैं, भले ही कितने विद्वान टीचर हैं, अगर आपने बच्चे को बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप खुद पढ़ेंगे तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। नहीं, आप भले ही कितने विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ चीजें स्लिप हो जाएंगी, छूट जाएंगी। अब हम जो भी काम कक्षा में आने से पहले करते हैं, जो भी क्रियाकलाप कक्षा में आने से पहले करते हैं, सब पूर्वावस्था होती है। जैसे कक्षा में आने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, ये वाला लेसन चल के बच्चे को पढ़ाना है। जो लेसन पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उसको हम कहते हैं समस्या। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप जब आएगा, पर आप करेंगे समस्या का चयन, मतलब टॉपिक डिसाइड करेंगे, ठीक है। समस्या का चयन का मतलब होता है क्या? कौन सा टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है। तो कक्षा में आने से पहले जो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो समस्या का चयन किया। कक्षा में आने से पहले हम खुद पढ़ के आते हैं, तो पढ़ना भी पूर्व अवस्था हो गई। कक्षा में आने से पहले ही हम ऑब्जेक्टिव बना, उद्देश्यों का निर्धारीकरण, मतलब उद्देश्य डिसाइड कर लेते हैं हम, उद्देश्य बना लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो उद्देश्यों का निर्धारीकरण हमारी कौन सी अवस्था में आ जाएगा? पूर्व अवस्था में आ जाएगा। कक्षा में आने से पहले मैंने अभी आपको क्या कहा? कक्षा में आने से पहले आप लेसन प्लान जरूर बना लेंगे। देखिए, लेसन वाले, प्लान वाले जब पार्ट की हम बात करते हैं, तो 2 चीजें होती है, एक लेसन प्लान का निर्माण होता है, एक लेसन प्लान का प्रयोग होता है। तो यहां पूछा जाएगा लेसन प्लान का निर्माण। तो जो हम लेसन प्लान का निर्माण करते हैं, वो कक्षा में आने से पहले करते हैं। तो जब हम लेसन प्लान का निर्माण कक्षा में आने से पहले करते हैं, तो जो भी काम हम कक्षा पहले करते हैं, वो कौन सी अवस्था है? पूर्व अवस्था है, ठीक है। वो कौन सी अवस्था होगी? पूर्व अवस्था होगी। एक चीज और, आज दोपहर को 2 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है यूट्यूब, फिर से दोपहर को 2 बजे। और जो चीज वहां पढ़ाऊंगा, वो आपको यहां पढ़ना है। यूट्यूब पे होगी ये दोपहर को 2 बजे मेरी क्लास लाइव, ठीक है। तो सारे लोग आ जाएंगे ना, दावत मिल गया दोपहर को 2 बजे का।
सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए, दोपहर को 2 बजे सारे लोग आ जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पे आना है डायरेक्ट, आपको पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल सर्च करना है, दोपहर को 2 बजे वहां क्लास होगी, तो सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे काम हमने क्या किए, ये सारे काम हमने कक्षा में आने से पहले कर लिए। तो जब हमने ये सारे काम कक्षा में आने से पहले कर लिए, तो इस शिक्षण की प्रक्रिया की कैसी अवस्था हो गई, पूर्व अवस्था हो गई। क्लियर है, शिक्षण की प्रक्रिया की कैसी अवस्था, पूर्व अवस्था। दूसरी है हमारे पास अंतःक्रिया अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, अंतःक्रिया अवस्था। कक्षा के अंदर आकर कक्षा के अंदर आकर, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्लासरूम में आके ही तो पढ़ा रहा हूं, बताइए। कक्षा के अंदर आकर जो मैं पढ़ा रहा हूं तो एक क्लासरूम में आके ही पढ़ा रहा हूं। क्लासरूम में आने के बाद सबसे पहले होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षक छात्र का संपर्क होता है या संबंध बनता है। शिक्षक छात्र का संपर्क होता है या संबंध बनता है। तो शिक्षक छात्र का संपर्क या संबंध कक्षा में आके बनता है। फिर दूसरा काम होता है, हम यहां पर हमने लेसन प्लान यहां पर निर्माण किया था। पूर्व अवस्था में हमने क्या किया, लेसन प्लान हम बनाते घर से हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा लेसन प्लान का प्रयोग, तो हम लेसन प्लान का जो प्रयोग करेंगे वो तो कक्षा के अंतर्गत आके आप करेंगे ना। लेसन प्लान का प्रयोग यहां पर अंतःक्रियात्मक अवस्थाओं में होगा। फिर शिक्षण कार्य हम पढ़ाएंगे कहां पर, हम पढ़ाएंगे तो कक्षा के अंतर्गत ही आके पढ़ाएंगे। तो जो भी क्रियाकलाप कोई भी शिक्षक कक्षा के अंतर्गत आके करता है, वो सबके सब किस अवस्था में आती है, अंतःक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर है बच्चों, सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए यहां पर क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, अंतःक्रियात्मक। और तीसरा है पश्च अवस्था। जब कभी भी कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ा लेता है, तो पढ़ाने के बाद जो क्रियाकलाप करता है, ठीक है, पढ़ाने के बाद जो क्रियाकलाप करता है, उसी को हम शिक्षण प्रक्रिया की किस अवस्था में रखते हैं, उसी को हम शिक्षण प्रक्रिया की पश्च अवस्था में रखते हैं। पढ़ाने के बाद जो क्रियाकलाप होता है, तो पढ़ाने के बाद हमने क्या किया, पढ़ाने के बाद हमने बच्चे का मूल्यांकन किया। बच्चे का क्या किया, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में हमने बच्चे का क्या लिया, टेस्ट लिया। तो जो मूल्यांकन है, जो टेस्ट है, ये कौन सी अवस्था में आती है, मूल्यांकन और टेस्ट आपके पश्च अवस्था में आ जाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर समस्या समस्या पूर्व अवस्था में आ गई, उद्देश्य पूर्व अवस्था में आ गया, शिक्षण अंतःक्रिया अवस्था में आ गया, और मूल्यांकन आपका किस में आ गया, पश्च अवस्था में आ गया। क्लियर है सभी को, सभी लोग मुझे बता दीजिए ये सबके सब आपकी क्या है बच्चों, तो ये आपके सबकी सब शिक्षण की क्या है, अवस्था है। प्री स्टेज, इंटरेक्शन स्टेज और पोस्ट स्टेज होता है। ठीक है, इसके प्रश्न किट्टू जी परेशान मत होइए, इसके प्रश्न अभी जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे या इस टॉपिक का हम एक दिन प्रश्न करा देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए, पहले आपको कई बार याद रखिएगा कि आपको मेरी थ्योरी समझ में आ जाए। थ्योरी के बाद तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम एक दिन क्या करेंगे, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करेंगे। हम उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके उन सभी प्रश्नों को यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। जब हम उन सभी प्रश्नों को यहां पर सॉल्व कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आम्रपाली साक्य जी, आप परेशान, पीडीएफ के लिए तो कभी भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर एक बार मैंने बहुत बार महसूस किया है कि बच्चे पीडीएफ के लिए ज्यादा परेशान होते हैं। अगर केवल पीडीएफ से पढ़ना होता, तो मुझे ये बताइए पीडीएफ में क्या टाइपिंग मैटर ही, लिखित मैटर ही होता है? वो मैटर कॉपी पेस्ट कहां से होते हैं, वो मैटर कॉपी पेस्ट होते हैं किताबों से। क्या किताबों से ज्यादा मैटर हम दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो पीडीएफ बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अपनी बातें कक्षा में आकर अपने बच्चे को बताना, पढ़ाना, समझाना, सिखाना और उसको उस लेवल तक बता देना कि भैया आप कभी नहीं भूलोगे, कसम खा लो कि इस प्रश्न को, इस टॉपिक को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ठीक है,
क्लियर है? सब लोग यहां पर जब भी पढ़ने आए तो एक कॉपी पेन लेके आए। पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, लेकिन कॉपी पेन से लिखना चाहिए। एक चीज याद रखिए, जो चीज हम लिखते हैं ना, लिखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती है, ज्यादा याद होती है। यहां पर जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो यहां पर हमारे जो नसें होती हैं ये सीधे कनेक्ट होती हैं हमारे मस्तिष्क से, और जब हम कोई भी चीज यहां पकड़ के लिखते हैं तो इनका कनेक्शन होता है हमारे मस्तिष्क से। तो इसीलिए लिखी हुई चीजें ज्यादा याद होती है। और एक चीज और, जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो लिखने के लिए बिना पढ़े लिख सकते हैं। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या आप सभी लोग कोई भी बात बिना पढ़े लिख सकते हैं? कोई भी चीज बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े हम नहीं लिख सकते, तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ करके लिखना पड़ेगा तो 2 बार हमारा रिवीजन होता है। ठीक है, 2 बार हमारा क्या होता है? रिवीजन होता है। तो 2 बार हमारा जब रिवीजन हो जाता है तो इससे चीजें ज्यादा क्लियर होती है। इसलिए, ठीक है, इसलिए आप सभी लोग जरूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, लिखना पड़ेगा। सारे लोग अब रिप्लाई करके बताइए, शिक्षण की अवस्थाएं सबको समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो मुझे रिप्लाई करके बता दे। आप में से किसी को भी कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो यहां मुझे रिप्लाई करके बता दे। लिखना है, आप सबको लिखना है। और देखिए प्रश्न कैसे पूछेंगे, अभी किसी ने बता दिया ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रक्रिया में, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बना देता हूं। निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सा कारक पूर्व अवस्था से संबंधित नहीं है? अभी देखिए किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसलिए मैंने तुरंत यहां पर आपको बता दिया कि कौन सा कारक पूर्व अवस्था से संबंधित नहीं है। उद्देश्यों का निर्धारीकरण भी है। प्रश्नों या समस्या का चयन। सी है पाठ्य योजना का प्रयोग। और डी है तथ्यों को स्वयं पढ़ना। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या लिखा है, और ऐसे ही यूजीसी नेट की परीक्षा में, ठीक है, यूजीसी नेट की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं लंबे लंबे। अब यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की प्रक्रिया में पूर्व अवस्था संबंधित नहीं है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा पूर्व अवस्था संबंधित नहीं है? राज जी डी होगा, डी होगा। जल्दी से आंसर बताइए, हीना रानी जी डी होगा। फिर सुन लीजिए, उद्देश्य ये संबंधित है, समस्या का चयन संबंधित है। प्रयोग कहां होता है भाई? लेसन प्लान का प्रयोग। लेसन प्लान का प्रयोग जो होता है ये अंतः क्रिया अवस्था में होता है। लेसन प्लान का जो प्रयोग है ये अंतः क्रिया अवस्था में होता है। तथ्यों को स्वयं पढ़ना, आपको जो पढ़ाना है
उसको आप कक्षा में आने से पहले खुद पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया है आपको, तो ये तो होगा, ये होगा, ये होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? सी इज द राइट आंसर। फातिमा सफद जी, आपका आंसर गलत है। रजनीश कुमार वर्मा जी, आपका भी आंसर गलत है। मैंने कहा पूर्व अवस्था से संबंधित नहीं है। अब यहां पर देखिए, पूर्व अवस्था में मैंने समस्या का चयन लिखा, उद्देश्यों का निर्धारीकरण लिखा। जो भी काम हम कक्षा में आने से पहले करते हैं, वो सारे के सारे काम हमारे यहाँ कहा होते हैं। तो याद रखना बच्चों, वो हमारे सारे के सारे काम पूर्व अवस्था में होते हैं। अब मुझे लगता है कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको कि क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं। मैंने इसीलिए देखिए तत्काल आपके सामने क्वेश्चंस बना दिए हैं। तत्काल आपके सामने क्या कर दिया है? क्वेश्चंस बना दिया है। और हम क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है? ये समझ लीजिए कि हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, कल कल हमारी यूट्यूब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, टीचिंग की। कर दे? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए, कल यूट्यूब पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, मतलब प्रैक्टिस सेशन कर ले हम, और वो भी टीचिंग का, जो आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस का। जल्दी जल्दी सारे लोग मुझे रिप्लाई करिए, सारे लोग रिप्लाई करिए। कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पर, ठीक है? एप्लीकेशन पर कल क्लास नहीं होगी, तो यूट्यूब पे हम प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित करेंगे, और उतने ही प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित करेंगे जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा में आए हुए हैं और इससे रिलेटेड हैं, ठीक है? जितना आपने पढ़ा है टीचिंग में, उससे सारे रिलेटेड है। कल हम ये पर यूट्यूब पर बात करेंगे, यूट्यूब पर प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित करेंगे। एप्लीकेशन पर कल क्लास नहीं होगी। तब क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे होती है, तो सुबह 7 ही बजे होगी, प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है? प्रश्नों की श्रृंखला होगी, तो प्रश्नों की श्रृंखला को हम जरूर कल आयोजित करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला को हम जरूर कल समझेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? प्रमोद कुमार गुप्ता जी, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न भी हाथों हाथ करते चलेंगे, ठीक है? सुबह 7 ही बजे होगी, यूट्यूब पर होगी कल क्लास मेरी, और प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया है? चलिए, देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलिए, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, तो किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। शुभम वर्मा जी, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप एप्लीकेशन पे ऐड होंगे, ठीक है? चलिए, अब सुनिए, कल हम प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित करेंगे, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम एप्लीकेशन पर, पार्थ एजुकेशन ऐप पर जिन्होंने एडमिशन लिया है, कल के बाद ये पढ़ेंगे। और याद रखना, शिक्षण स्तर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न शिक्षण स्तर के पूछे जाते हैं। शिक्षण स्तर से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला सबसे अच्छी होती है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कल के बाद हम जो क्लास एप्लीकेशन पे लेंगे, उसमें हम शिक्षण स्तर की बात करेंगे। और याद रखिएगा, शिक्षण स्तर, ठीक है? और आज यूट्यूब पे आपको 2 बजे आना है, सभी लोगों को यूट्यूब पर आज 2 बजे दावत है, ठीक? आज 2 बजे यूट्यूब पे दावत है, वहां पर सभी लोगों को आना है, ठीक? जी हाँ, सारे लोगों को समझ में आ गई सारी बात? कल यूट्यूब पर ही सुबह 7 बजे प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। परसों हम शिक्षण स्तर की बात करेंगे, और जरूर सारे लोगों को यहां पर समझ में आएगा। चलिए, कल फिर मुलाकात। सुनिए, आज दोपहर को 2 बजे कितने लोग आने वाले हैं, पहले मुझे दावत बता दीजिए। आज दोपहर को 2 बजे सभी लोगों से मुलाकात होगी यही यूट्यूब पर। कल सुबह 7 बजे यही यूट्यूब पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।